हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो अन्य टॉपिक पर, जिसमें पहला है भुगतान एग्रीगेटर्स। ये ऑडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और पेमेंट गेटवे, ये याद रखना। चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, जिसे पीएसएस अधिनियम के तहत 32 फर्मों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। पीएसएस अधिनियम 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है और आरबीआई को उस उद्देश्य तथा सभी संबंधित मामलों के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन का अर्थ है कि कुछ शर्तों या मान्यताओं के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। अनुमोदन मतलब अप्रूवल। किंतु अंतिम अप्रूवल देने से पहले अतिरिक्त जानकारी या चरणों की आवश्यकता हो सकती है। भुगतान एग्रीगेटर्स, इसका परिचय यह है कि ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स वे कंपनियां हैं जो ग्राहक और व्यापारियों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। आरबीआई ने मार्च 2020 में पीए और पेमेंट गेटवे के नियमन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका कार्य ये होता है कि वे आमतौर पर ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड, बैंक हस्तांतरण और ई वॉलेट सहित कई प्रकार के भुगतान हेतु विकल्प प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु कि लेन देन सुरक्षित और विश्वसनीय है, भुगतान एग्रीगेटर भुगतान हेतु जानकारी एकत्रित और संसाधित करते हैं। भुगतान एग्रीगेटर का उपयोग कर व्यवसाय अपने स्वयं के भुगतान प्रसंस्करण सिस्टम को स्थापित करने और प्रबंधित करने की आवश्यकता से बच सकते हैं, जो कि जटिल और महंगा हो सकता है। भुगतान एग्रीगेटर्स के कुछ उदाहरणों में पेपल, स्ट्राइप, स्क्वायर और अमेजन पे शामिल हैं। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? बहु भुगतान विकल्प। भुगतान एग्रीगेटर ग्राहकों को कई प्रकार के भुगतान विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे उनके लिए वस्तुओं और सेवाओं हेतु भुगतान करना आसान हो जाता है। दूसरी विशेषता है सुरक्षित भुगतान प्रसंस्करण। भुगतान एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करने हेतु उन्नत सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं कि लेन देन सुरक्षित हो। तीसरा विशेषता है कि धोखाधड़ी नियंत्रण और रोकथाम। इसमें है कि भुगतान एग्रीगेटर धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने हेतु एल्गोरिदम तथा मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। साथ ही चार्जबैक एवं अन्य भुगतान विवादों के जोखिमों को कम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि एल्गोरिदम तथा मशीन लर्निंग क्या है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम इस पर एक अलग से वीडियो लेके आ सकते हैं। भुगतान ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग, चौथी विशेषता है। भुगतान एग्रीगेटर भुगतान लेन देन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करते हैं, जिससे व्यापारियों और व्यवसायियों हेतु अपने वित्त का प्रबंधन करना और अपने खातों का मिलान करना आसान हो जाता है। अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण। भुगतान एग्रीगेटर भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और व्यवसाय संचालन को आसान बनाने हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर तथा वस्तु सूची, इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों जैसी अन्य प्रणालियों की एक श्रृंखला के साथ एकीकृत कर सकते हैं। प्रकार के रूप में देखें तो बैंक भुगतान एग्रीगेटर, इनकी क्या विशेषता होती है कि इसकी उच्च सेटअप लागत है, साथ ही इनको एकीकृत करना मुश्किल होता है। उनके पास विस्तृत रिपोर्टिंग सुविधाओं के साथ कई लोकप्रिय भुगतान विकल्पों का अभाव है। उच्च लागत के कारण बैंक भुगतान एग्रीगेटर छोटे व्यवसायियों और स्टार्टअप्स हेतु उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें तो राजोर पे और सीसी एवेन्यू। और दूसरा टाइप का होता है कि तृतीय पक्ष भुगतान एग्रीगेटर। तृतीय पक्ष भुगतान एग्रीगेटर व्यवसायों हेतु अभिनव भुगतान समाधान प्रदान करते हैं और इन दिनों अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। इनकी उनकी
उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं में एक विस्तृत है डैशबोर्ड, आसान मर्चेंट ऑनबोर्डिंग और त्वरित ग्राहक सहायता शामिल है। उदाहरण के रूप में देखें तो पेपल, स्ट्राइप, गूगल पे इसके उदाहरण हैं। भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में एक इकाई को मंजूरी देने के लिए आरबीआई का मानदंड क्या है वो देखिए। भुगतान एग्रीगेटर ढांचे के तहत केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कंपनियां ही व्यापारियों को भुगतान सेवाओं का अधिग्रहण और पेशकश कर सकती हैं। एग्रीगेटर प्राधिकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी के पास आवेदन के पहले वर्ष में न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपए तथा दूसरे वर्ष तक कम से कम 25 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसे वैश्विक भुगतान सुरक्षा मानकों के अनुरूप भी होना आवश्यक है। भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे में अंतर। भुगतान गेटवे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक ऑनलाइन स्टोर तथा व्यापारियों को भुगतान प्रोसेसर से जोड़ता है, जिससे व्यापारियों को ग्राहक को भुगतान स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त होती है। दूसरी ओर भुगतान एग्रीगेटर मध्यस्थ हैं जो कई व्यापारियों को अलग अलग भुगतान प्रोसेसर से जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। और भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के बीच मुख्य अंतर यह है कि भुगतान एग्रीगेटर वित्त या नीति का प्रबंधन करता है, जबकि भुगतान गेटवे टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। हालांकि भुगतान एग्रीगेटर द्वारा भुगतान गेटवे प्रदान किया जा सकता है, लेकिन भुगतान गेटवे ऐसा नहीं कर सकते। फिनटेक फर्मों को विनियमित करने हेतु आरबीआई की अन्य पहलें। उसमें है आरबीआई का फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इसमें है कि फिनटेक उत्पादों के परीक्षण के लिए एक नियंत्रित नियामक वातावरण बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को लाइसेंस। दूसरा है जिसमें यह पहल भारत में लगातार बढ़ते भुगतान परिदृश्य की जांच करने के लिए लाई गई थी। तीसरा है डिजिटल ऋण मानदंड। उधार सेवा प्रदाताओं इन एलएसपी के पास थ्रू के बिना सभी डिजिटल ऋणों की केवल विनियमित संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से वितरित और चुकाया जाना चाहिए। तीसरा आरबीआई भुगतान विजन 2025 किसी भी समय और कहीं भी सुविधा के साथ सुलभ भुगतान विकल्पों के साथ उपयोगकर्ता को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भुगतान प्रणाली को उन्नत करने में सहायक। यह भुगतान विजन 2019-21 की पहल पर आधारित है। आरबीआई की आगामी श्वेत सूची। डिजिटल ऋण देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ती गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स स्वीकृत ऋण दाताओं की सूची की एक श्वेत सूची तैयार की है। दूसरी न्यूज है सीलबंद कवर न्यायशास्त्र। प्रीलिम्स के लिए देखें तो सीलबंद कवर न्यायशास्त्र क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और शॉर्ट सेलिंग क्या है। तो चर्चा में इसलिए कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले से संबंधित सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने पहले बाजार नियामक ढांचे का आकलन करने और अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे से संबंधित उपायों की सिफारिश करने हेतु समिति के सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता बनाए रखने हेतु सीलबंद कवर लिफाफे में नामों पर किसी भी सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नोट, इसमें खास बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी में संलिप्त है और हिंडनबर्ग यूएस आधारित निवेश अनुसंधान फर्म है जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में विशिष्टता रखता है। ये खास बात है, ठीक है। अब देखिए सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का परिचय यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी निचली अदालतों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रथा है, जिसके तहत सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफों या कवर में जानकारी मांगी जाती है और यह स्वीकार किया जाता है कि केवल न्यायाधीश ही इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि कोई विशिष्ट कानून सीलबंद कवर के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश 13 के नियम 7 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 से
उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करता है। न्यायालय मुख्यतः दो परिस्थितियों में सीलबंद कवर में जानकारी मांग सकता है। पहला है जब कोई जानकारी चल रही जांच से जुड़ी होती है, और दूसरा है जब इसमें व्यक्तिगत अथवा गोपनीय जानकारी शामिल हो जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति की गोपनीयता या विश्वास का उल्लंघन हो सकता है। अब देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय नियमों के आदेश 13 का नियम संख्या 7 क्या है। यदि मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायालय कुछ सूचनाओं को सीलबंद कवर में रखने का निर्देश देते हैं या इसे गोपनीय प्रकृति का मानते हैं तो किसी भी पक्ष को इस प्रकार की जानकारी की सामग्री तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश दें कि विरोधी पक्ष को इसकी अनुमति दी जाए। यदि किसी सूचना का प्रकाशन जनता के हित में नहीं है तो उस सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश 13 का नियम संख्या 7 है। ठीक है। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 क्या कहती है। राज्य के मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेज संरक्षित होते हैं और एक सार्वजनिक अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा, अतिरिक्त परिस्थितियां जिनमें गोपनीय या गुप्त रूप से जानकारी मांगी जा सकती है, उनमें ऐसी स्थितियां शामिल हैं जिनमें इसका प्रकटीकरण चल रही किसी जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। उदाहरण के लिए कोई ऐसी जानकारी जो पुलिस केस में शामिल जानकारी से संबंधित हो। सीलबंद कवर न्यायशास्त्र से संबंधित मुद्दे क्या हैं। पहला कि पारदर्शिता की कमी। सीलबंद कवर न्यायशास्त्र कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सीमित कर सकता है, क्योंकि सीलबंद कवर में प्रस्तुत साक्ष्य अथवा तर्क जनता या अन्य पार्टी के लिए उपलब्ध नहीं होते। यह एक खुले न्यायालय की धारणा के विरुद्ध है जिसमें आम जनता द्वारा निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। दूसरा, विविध पहुंच। सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का उपयोग एक असमान स्थितियां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जिन पक्षों के पास सीलबंद कवर में जानकारी तक पहुंच है उन्हें उन लोगों पर लाभ हो सकता है जिनके पास नहीं है। तीसरा, कि जवाब देने का सीमित अवसर। जिन पक्षों को सीलबंद लिफाफे में दी गई जानकारी नहीं है उनके पास इसमें प्रस्तुत सबूतों या तर्कों का जवाब देने या चुनौती देने का अवसर उपलब्ध नहीं हो सकता, जो उनके मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता को कमजोर कर सकता है। तीसरा, दुर्व्यवहार का जोखिम। सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का दुरुपयोग उन पक्षों द्वारा किया जा सकता है जो ऐसी जानकारी को छिपाना चाहते हैं जो वैध रूप से गोपनीय नहीं है या जो कानूनी प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तीसरा, निष्पक्ष परीक्षण में हस्तक्षेप। सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का उपयोग निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि पार्टियों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार किए जाने वाले सभी प्रासंगिक सबूतों या तर्कों तक पहुंच नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है मानहानि प्रकृति। सीलबंद कवर अलग अलग न्यायाधीशों पर निर्भर होते हैं जो सामान्य अभ्यास के बजाय किसी विशेष मामले में एक बिंदु की पुष्टि करना चाहते हैं। यह अभ्यास को तदर्थ और मनमाना बनाता है। सीलबंद न्यायशास्त्र पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही हैं, तो देखते हैं। पहला है कि पी गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य विवाद 2019, उसमें कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी द्वारा दस्तावेजों का खुलासा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, भले ही जांच जारी हो, क्योंकि दस्तावेजों से पहले मामले की जांच में सफलता मिल सकती है। इसके बाद में आईएनएक्स मीडिया विवाद हुआ था 2019 से, उसमें क्या कहा था कि वर्ष 2019 में आईएनएक्स मीडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा सीलबंद लिफाफे में जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत देने से इनकार करने के अपने फैसले को आधार बनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की आलोचना की थी। इसने इस कार्रवाई को निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा के खिलाफ बताया था। और एक और मामला है कमांडर अमित कुमार शर्मा बनाम भारत संघ वाद 2022 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रभावित पक्ष को संबंधित सामग्री का खुलासा नहीं करना
और न्यायिक प्राधिकरण को सीलबंद लिफाफे में इसका खुलासा करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। न्यायिक प्राधिकारी को सीलबंद लिफाफे में संबंधित सामग्री का खुलासा करने से निर्णय की प्रक्रिया अस्पष्ट और अपारदर्शी हो जाती है। आगे की राह क्या है कि देखिए है कि सीलबंद न्यायशास्त्र का उपयोग उचित प्रक्रिया, निष्पक्ष परीक्षण और खुले न्याय के सिद्धांतों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए और मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उचित और आनुपातिक होना चाहिए। और दूसरा यह हो सकता है कि न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन पक्षों को सीलबंद लिफाफे की जानकारी नहीं है, उन्हें अपना पक्ष पेश करने और उनमें प्रस्तुत साक्ष्यों या तर्कों को चुनौती देने का उचित अवसर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।